गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इक्वेशन ऑफ सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला और इनके ग्राफ सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले पैराबोला से। पैराबोला का इक्वेशन, आपने स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन देखा था। जनरल इक्वेशन कैसा था? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। पैराबोला का इक्वेशन कैसे पहचानेंगे कि पैराबोला का इक्वेशन है? पैराबोला के इक्वेशन में एक वेरिएबल तुम्हारा लीनियर होता है और दूसरा वेरिएबल क्वाड्रेटिक होता है, या फिर ये क्वाड्रेटिक हो सकता है, ये लीनियर हो सकता है। तो ये पहचानने का तरीका पैराबोला का इक्वेशन कि एक क्वाड्रेटिक होगा और दूसरा लीनियर होगा। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन हम लोग यूज करते हैं। मैं इस तरह से कर देता हूं, एक बार लीनियर को x कहूंगा और दूसरे बार लीनियर को y कहूंगा। तो दो केस मैं कर रहा हूं। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज, एक बार मैं लीनियर को x कहता हूं, दूसरे बार लीनियर को y कहता हूं। y स्क्वायर इक्वल टू के एक्स, लीनियर को x बोला हूं, क्वाड्रेटिक को y बोला हूं। यहां मैं क्या कर रहा हूं? x स्क्वायर इक्वल टू के वाई, यहां पर मैं लीनियर को y बोला हूं और x को क्वाड्रेटिक बोला हूं। यह स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब मान लो इसको ग्राफ ड्रॉ करना, ये तो पहचानने का तरीका हो गया कि एक क्वाड्रेटिक है और एक लीनियर है, तो जाहिर है ये पैराबोला का इक्वेशन है, ये भी पैराबोला का इक्वेशन है। अब मैं इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करूं? तो जहां पर स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए सिर्फ अपने को 2 पॉइंट चाहिए। इन 2 पॉइंट से मिलाकर बता सकते हैं स्ट्रेट लाइन कौन सा है। लेकिन जब कर्व हो, मान लो ये सब ऐसा कोई ग्राफ हो, तो इसके लिए अपने को बहुत सारे पॉइंट चाहिए। अगर ये सब पॉइंट्स पता रहते तो मैं बता देता कि ग्राफ ये होने वाला है। तो स्ट्रेट लाइन के लिए तो सिर्फ 2 पॉइंट चाहिए, कर्व के लिए दो से ज्यादा पॉइंट चाहिए अपने को ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए। तो मैं वैसे ही बहुत सारे पॉइंट्स फाइंड करने जा रहा हूं ताकि मैं ग्राफ को ड्रॉ कर सकूं। अब मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए यहां पर k कोई कांस्टेंट है, तो अभी मैं मान लेता हूं, ज्यादा सिंपल सिचुएशन, k का वैल्यू 1, k कांस्टेंट था, तो मैं ऐसे इक्वेशन को ले रहा हूं। अब ये इक्वेशन, इसके लिए मैं टेबल बनाता हूं। x y। अब ध्यान दो, एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर मैं सबसे पहली बात तो x को मैं 0 कहूंगा तो y भी 0 होगा, x को 0 कहूंगा तो y भी 0। मतलब ये ग्राफ 0 0 ओरिजिन से पास करने जा रहा है। एक पॉइंट तो अपने को पता चल गया। अब ध्यान देने वाली बात यह है, यहां ध्यान दो कि y का +1 रखो या -1 रखो, x का वैल्यू 1 ही मिलने जा रहा है, क्योंकि y का स्क्वायरिंग है। y का स्क्वायरिंग है तो y +1 रखो या y -1 रखो, x का वैल्यू 1 ही मिलने जा रहा है। x का वैल्यू 1 मिलेगा कब? जब y का वैल्यू +1 रखो या फिर -1 रखो।
उसी तरह से y का वैल्यू +2 रखो या -2 रखो, x का वैल्यू 4 मिलने जा रहा है। x का वैल्यू 4 मिलने जा रहा है जब y का वैल्यू +2 रखो या y का वैल्यू -2। हालांकि ये करने की भी ज़रूरत नहीं है। अब मैं डायरेक्ट इस बेसिस पर ग्राफ ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। x y, x 0 तो y 0, 0 0। y का वैल्यू +1 रखो या -1 रखो, +1 रखो या माइनस रखो, x का वैल्यू 1, वन वन, x1 y -1, यहां से पास करेगा ग्राफ। y का वैल्यू +2 रखो या y का वैल्यू -2 रखो, x का वैल्यू +4 होने जा रहा है, 4, ये 1 था, 4 2, 4 -2। और भी पॉइंट्स ले सकते हैं। एक जो रफ आइडिया में जो मिल रहा है, ये एग्जैक्टली ठीक से, सॉरी यहाँ -2 यहाँ नहीं था, -4 -2। देखो एक रफ आइडिया ग्राफ का अपने को पता चला, पॉइंट से ही पता चल गया। एक्चुअली में ग्राफ ऐसा ही होता है। अब मैं उसको डायरेक्ट ग्राफ ड्रॉ करता हूं। तो इसका ग्राफ कैसा होगा, x y, इस तरह से सिमेट्रिक ग्राफ। देखो तो x के जैसा इधर ग्राफ है वैसा इधर ग्राफ है, क्योंकि x का वैल्यू जो भी लो, y का वैल्यू प्लस लो या माइनस लो, x का वैल्यू सेम मिलने जा रहा है। +2 में भी -2 में भी x का वैल्यू सेम ही मिलने जा रहा है। तो अभी के सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं इसका ग्राफ कुछ ऐसे बोल सकता हूं। क्लियर है? अगर यहां पर माइनस होता तो y का वैल्यू +2 लो या -2 लो, x का वैल्यू -1 होता। सॉरी, y का वैल्यू +2 लो या -2 लो, x का वैल्यू -4 होता, क्योंकि माइनस इधर ले आते। y का वैल्यू +1 लो या -1 लो, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू +2 या -2, y का वैल्यू +2 या -2, x का वैल्यू -4। तो जो ग्राफ इधर दिख रहा था ये वाला, माइनस करने से ये ग्राफ इधर हो जाएगा। अब मैं जनरल बात कर रहा हूं। यहां पर जो मैं कांस्टेंट k रखा था, ये कांस्टेंट पॉजिटिव होता तो ग्राफ ये होता, और अगर ये कांस्टेंट निगेटिव हो जाए तो ग्राफ ये होगा। प्लस माइनस से मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब ये कांस्टेंट कुछ भी होगा, इस कांस्टेंट का वैल्यू 1 के अलावा कुछ भी हो जाए, 1 हो जाए, 2 हो जाए, 4 हो जाए, ग्राफ का नेचर नहीं चेंज करेगा, ग्राफ ऐसा ही रहेगा। उसके शेप में थोड़ा सा कम ज़्यादा ये हो सकता है, एक्सपैंड, कंप्रेस, लेकिन नेचर यही रहेगा। तो वैल्यू इसका कुछ भी कर दो, 2, 3, 4, 1000 जो भी कर दो, अगर पॉजिटिव रखोगे तो ग्राफ ये शेप बनेगा, k का वैल्यू नेगेटिव करोगे तो ग्राफ ये बनेगा। तो हम कह सकते हैं
कि पॉजिटिव कांस्टेंट के लिए ग्राफ इधर होगा, निगेटिव कांस्टेंट के लिए ग्राफ ये बनेगा। जब k को निगेटिव करोगे तो ये ग्राफ होगा, और जब k को पॉजिटिव करोगे तो ये ग्राफ होगा। तो y स्क्वायर इक्वल टू kx का ग्राफ तुम्हें पता चल गया। अब इसको याद रखने का तरीका, एक तो आइडिया पॉइंट से भी पता चल रहा है कैसा है, रटने की जरूरत नहीं है, 3-4 पॉइंट देख करके रफ आइडिया लगा लो ग्राफ कैसा है, याद रखना है। तो जो लीनियर होता है उसके अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक होता है। जो लीनियर है, x लीनियर है, तो x के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक है, देख लो। अब k कांस्टेंट है, सॉरी पॉजिटिव कांस्टेंट है, तो पॉजिटिव x के अबाउट सिमेट्रिक है। अगर k निगेटिव है तो निगेटिव x के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक है। ये पता चल गया तुम्हें। तो पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू kx का मैंने ग्राफ एक्सप्लेन कर दिया, इक्वेशन भी बता दिया कि कैसा होता है। अब इधर आ जाओ। तो जैसे यहां मैंने एक्सप्लेन किया वैसे यहां भी बताऊंगा। यहां y लीनियर है तो डायरेक्ट मैं बोल सकता हूं y के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक होगा। x y लीनियर है तो y के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक होगा। तो y के अबाउट ग्राफ सिमेट्रिक, अगर कांस्टेंट पॉजिटिव है तो पॉजिटिव y के अबाउट सिमेट्रिक होगा, और अगर कांस्टेंट निगेटिव है तो निगेटिव y के अबाउट सिमेट्रिक होगा ग्राफ। तो ये ग्राफ बता रहा है कि मेरा यहाँ जो कांस्टेंट है वो निगेटिव है, मतलब ये हो सकता है -1 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, -4, -5, -6 कुछ भी हो सकता है। और ये बता रहा है पॉजिटिव कांस्टेंट को, k पॉजिटिव। अगर तुम इतना भी जान जाते हो, हालांकि पैराबोला बहुत सारा पढ़ना है, मैथमेटिक्स में तो ये एक चैप्टर ही है तुम्हारे लिए, तो पढ़ना तो बहुत है, लेकिन फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर तुम इतना भी जान जाते हो तो बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए अभी के हिसाब से। तो मैं तो कहूँगा कि कम से कम इतना तो तुम जानो ही, क्योंकि पैराबोला पूरा एक चैप्टर ये पढ़ने के लिए। तो इतना नॉलेज तुम्हें बेसिक मैथमेटिक्स में आना चाहिए फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पैराबोला में। हालांकि इससे आगे भी पढ़ना है अपने को, लेकिन कम से कम हम इतना जानेंगे अभी। तो पैराबोला का इक्वेशन कैसा होता है और उसका ग्राफ कैसा होता है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग आते हैं सर्कल पर। इक्वेशन ऑफ सर्कल। सर्कल का इक्वेशन कैसा होता है? सर्कल का इक्वेशन दो तरीके से लिखते हैं, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। सर्कल का इक्वेशन पहचानने का तरीका क्या है, ध्यान से देखना। दोनों का क्वाड्रेटिक होना चाहिए, दोनों का क्वाड्रेटिक होना चाहिए, दोनों एक दूसरे से प्लस साइन से सेपरेट होना चाहिए, और दोनों का अगर कोई प्रोडक्ट है, मल्टीप्लायर है, तो वो मल्टीप्लायर सेम होना चाहिए। सर्कल का कंडीशन क्या, x और y दोनों का स्क्वायरिंग होना चाहिए, दोनों एक दूसरे से प्लस से सेपरेट होना चाहिए, और दोनों का मल्टीप्लायर अगर कुछ है
तो सेम होना चाहिए, और नहीं है तो 1 है, 1 भी तो सेम ही है मल्टीप्लायर। तो इस तरह से भी हो सकता है, या मल्टीप्लायर है तो सेम होना चाहिए, जो भी मल्टीप्लायर हो। ये पहचानने का तरीका है सर्कल का इक्वेशन। देख लो यहाँ से वही चीज आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, वाई स्क्वायर प्लस सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर आएगा और यहाँ से प्लस वाई स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर जो कि मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, दोनों स्क्वायरिंग, दोनों प्लस से सेपरेट और दोनों का मल्टीप्लायर सेम होना चाहिए। ये बेसिक कंडीशन है सर्कल इक्वेशन का। तो जो जनरल इक्वेशन है सर्कल का वो इस तरह से हम लोग लिखते हैं। अब ये सब क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है उस सर्कल के सेंटर का कोऑर्डिनेट। सेंटर सर्कल का क्या होगा? सेंटर ऑफ सर्कल, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? ए एंड बी। और ये सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? रेडियस ऑफ द सर्कल। सी रेडियस ऑफ द सर्कल को, तो मान लो ये कोई सर्कल है जिसका सेंटर का कोऑर्डिनेट ए बी, रेडियस सी, कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स और वाई। अगर मैं ए और बी को जीरो कर दूं, ए और बी को जीरो कर दूं, तो इक्वेशन कैसा बन जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। सेंटर कहाँ है सर्कल का? ओरिजिन पर, क्योंकि ए भी जीरो बी भी जीरो, ए भी जीरो बी भी जीरो। सेंटर 0 0 और रेडियस सी। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। कभी तुमसे ऐसे बोल दे 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इक्वल टू 50। अच्छा, मैं यहाँ 4 कर दूँ तो क्या ये सर्कल का इक्वेशन रहा? नहीं रहा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लायर और वाई स्क्वायर का मल्टीप्लायर डिफरेंट हो गया। तो सर्कल का इक्वेशन अब ये नहीं है, अभी ये सर्कल का इक्वेशन है। यहां पर तुमसे रेडियस पूछ देगा, रेडियस कितना होगा? तो देखो, तो मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25 को मैं बोल सकता हूँ 5 का स्क्वायर। इसको मैं x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। सेंटर 0 0 और रेडियस 5। मतलब मैं इसको अगर दिखाऊं तो ये रेडियस 5 ये बोल सकता हूं। तो इस तरह से हम लोगों ने सर्कल का इक्वेशन भी सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे इक्वेशन ऑफ इलिप्स। इलिप्स का इक्वेशन कैसा होता है? इलिप्स का शेप अंडे की तरह होता है, एक की तरह, ऐसा कुछ। तो यहां हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ ellipse is x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। यह स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स है, जिसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है 0 0। यहाँ पर भी सर्कल की तरह कर सकते थे, इससे और जनरल इक्वेशन बना सकते थे x माइनस अल्फा का स्क्वायर y माइनस बीटा का स्क्वायर। तो जो यहाँ पर सेंटर मैंने 0 0 दिया था वो सेंटर कहीं और हो जाता। यहाँ पर मैंने 0 0 दिया यानी अल्फा 0 बीटा 0, इसीलिए मैंने इसको y स्क्वायर लिखा था। अपने को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, सिंपल फॉर्म में ही पढ़ना है। सिर्फ जानना है कि इलिप्स का इक्वेशन होता कैसा है। सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला, पैराबोला, इसका एक बुक ही है ट्रिगोनोमेट्री में, और हर एक का चैप्टर है पढ़ने के लिए मैथ में। तो अपने को बहुत ज़्यादा नहीं जानना है, बेसिक आइडिया लेना है कि सर्कल का इक्वेशन कैसा होता है, ग्राफ कैसा होता है, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला इक्वेशन कैसा होता है और ग्राफ कैसा होता है, बस ये जानना है अपने को। तो ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एलिप्स है। यहाँ पर ए को बोलते हैं, ए स्क्वायर नहीं, ए को बोलते हैं सेमी मेजर एक्सिस, और बी को बोलते हैं सेमी माइनर एक्सिस। इसका मतलब यहाँ पर अंडरस्टूड है कि ए बड़ा है बी से। यही ए है, ये ए है और ये ए है, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, और पूरे को 2a को बोलते हैं मेजर एक्सिस। वैसे ही ये बी है और ये भी बी है, सेमी माइनर एक्सिस, सेमी माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस छोटा है इसलिए माइनर एक्सिस, बड़ा है इसलिए मेजर एक्सिस। अगर मैं इसी ग्राफ को मैं ऐसे कर दिया होता तो मेरा मेजर एक्सिस ये बनता। अगर मैं इसे बी कहता तो मेजर एक्सिस 2b होता। माइनर एक्सिस अगर मैं इसे ए कहता तो माइनर एक्सिस 2a होता। तो मुझे दिख रहा है कि ये ए बड़ा है बी से, इसलिए ए सेमी मेजर एक्सिस, बी सेमी माइनर एक्सिस। यहां पर देखेंगे, अगर मैं ए और बी को सेम कर दूं, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर कर दूं, तो मेरा देखो तो ग्राफ क्या बन जाएगा। ये जो इलिप्स है, इलिप्स से बन जाएगा ये सर्कल। इसको सी स्क्वायर बोल देता हूँ, इसको सी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाई सी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1। सी स्क्वायर कॉमन करके इधर भेज देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू सी स्क्वायर। देख लो सर्कल का इक्वेशन हो गया। तो a इक्वल टू बी कर दूंगा तो जो इलिप्स का इक्वेशन है वो सर्कल का इक्वेशन बन जाएगा। और अगर a और b इक्वल नहीं है तो इलिप्स का इक्वेशन हो जाएगा। तो यहां से इलिप्स का इक्वेशन भी हम लोगों ने सीख लिया, इक्वेशन ऐसा होता है, और ग्राफ भी सीख लिया। अब हम लोग सीखेंगे हाइपरबोला। इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। हाइपरबोला का इक्वेशन कैसा होता है, y इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट, के कांस्टेंट है, अपॉन x। अब मैं इसको आसानी से समझने के लिए इस कांस्टेंट को मैं अभी 1 कर देता हूं, बाद में मैं कांस्टेंट को के बोल दूंगा जनरल। अब ध्यान देना,
मैं इसका रफ ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं। एक्स वाई, अगर मैं x को 1 कर दूं, x को 1 कर दूं तो y का वैल्यू भी 1 होगा। और अगर मैं x को 2 कर दूं तो y का वैल्यू हाफ हो जाएगा। x का वैल्यू 3 कर दूं तो y का वैल्यू 1/3 हो जाएगा। x को मैं इन्फिनिटी कर दूं, इसको मैं बढ़ाता जाऊं तो ये घटता चला जाएगा। x को मैं इन्फिनिटी कर दूंगा तो y 0 हो जाएगा। इन्फिनिटी होता नहीं है, इन्फिनिटी के पास पहुंचाऊंगा तो ये 0 के पास पहुंचेगा। y 0 के पास कब पहुंचेगा? जब x इन्फिनिटी के पास पहुंचेगा। इसको ग्राफ को दिखाने का तरीका ये है, ये ग्राफ बता रहा है कि इसको कब टच करेगा, ये इनफाइनाइट पर। जब ये इन्फिनिटी पर चला जाएगा तो इस लाइन को टच कर जाएगा। वैसे यहां देखो तो x को कम करते जाएंगे तो y बढ़ता जाएगा। x को कम करेंगे तो y क्या होगा? बढ़ता चला जाएगा। x को कम कर रहा हूं, y बढ़ता चला जा रहा है। x इधर जा रहा हूं, y बढ़ता चला जा रहा है। x को मैं 0 कर दूंगा, 0 नहीं, 0 के बहुत ही क्लोज कर दूं, इसको 0 के बहुत क्लोज कर दूंगा तो ये इन्फिनिटी के पास हो जाएगा। देखो तो x को मैं कम कर रहा हूं, x को कम कर रहा हूं तो y बढ़ता चला जा रहा है। x को कम कर रहा हूं, y बढ़ता चला जा रहा है। x को 0 तक पहुंचा दूंगा तो y इन्फिनिटी के पास पहुंच जाएगा, जिसको मैं ग्राफ से ऐसे दिखाऊंगा। मैं ये ग्राफ होगा। अब मैं यहां पर x को निगेटिव लेता, जैसे मैंने x को पॉजिटिव सारा वैल्यू लिया है वैसे ही x का निगेटिव लेता। x का निगेटिव लूंगा, ये निगेटिव करूंगा तो ये भी निगेटिव आएगा। x निगेटिव तो y भी निगेटिव, x -1 तो y भी -1, x -2 तो y -½ x -3 तो y x हो जाएगा -1/3। इस तरह से ग्राफ x को निगेटिव करूंगा तो y भी निगेटिव मिलेगा। ग्राफ का नेचर वही है, x को निगेटिव किया तो y भी निगेटिव। इसलिए अब हम बोल देंगे x पॉजिटिव के लिए y पॉजिटिव और x निगेटिव के लिए y भी निगेटिव। ये ग्राफ इन्फिनिटी पर जाकर टच करेगा, वैसे ये ग्राफ नीचे इन्फिनिटी पर जाकर टच करेगा। नीचे -∞, शायद दिख नहीं रहा होगा, ये -y की तरफ, ये -y है, +y +x -x। अब यहां से मैं जनरल बात करूंगा। ये कांस्टेंट पॉजिटिव तो ग्राफ ये और ये होगा। पॉजिटिव है मतलब 1 रखो, तो +x के लिए +y, -x के लिए -y। तब कांस्टेंट पॉजिटिव हो। अब इसको मैं जनरल बता देता हूं ग्राफ। तो ग्राफ कैसा हो जाएगा? ये ग्राफ और ये ग्राफ, ये y एक्सिस के पॉजिटिव रहे तो ये ग्राफ, और अगर k निगेटिव रहे, k निगेटिव में मान लो -1 कर देता हूँ, -1 कर देता हूँ तो x पॉजिटिव करूंगा तो y निगेटिव मिलेगा, x को पॉजिटिव करूंगा तो y निगेटिव मिलेगा, और x को निगेटिव करूंगा तो निगेटिव पॉजिटिव, y पॉजिटिव मिलेगा। मतलब कांस्टेंट निगेटिव हो तो सेकंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ होगा,
और अगर कांस्टेंट पॉजिटिव हो तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में ग्राफ होगा। ग्राफ का नेचर वही होगा। तो मैं कह सकता हूं ये ग्राफ और ये ग्राफ, कांस्टेंट निगेटिव तो ये ग्राफ, कांस्टेंट पॉजिटिव तो ये ग्राफ। तो फाइनली ग्राफ अपना कैसा, y इक्वल टू के बाई एक्स। ये जनरल इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला है। के पॉजिटिव के लिए ये ग्राफ, के निगेटिव के लिए ये ग्राफ। ये क्या है अपना, इसको स्टैंडर्ड भी बोल सकते हैं, क्योंकि हाइपरबोला के लिए और भी जनरलाइज फॉर्म में इक्वेशन को लिख सकते हैं। इसको मैं स्टैंडर्ड बोल देता हूं, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। यानी जहां पर x इंटू वाई का प्रोडक्ट कोई कांस्टेंट हो, पॉजिटिव कांस्टेंट हो या नेगेटिव कांस्टेंट हो, दोनों लीनियर हो, दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट हो, तो बता सकते हैं कि इसका ग्राफ हाइपरबोलिक होगा। हाइपरबोला है तो इससे रिलेटेड प्रॉपर्टी क्या होगा, हाइपरबोलिक। तो मैं बोल सकता हूं कि ये इक्वेशन देख करके बोल सकता हूं हाइपरबोलिक ग्राफ होगा। वाई स्क्वायर के एक्स या एक्स स्क्वायर इक्वल टू के वाई, इसको देखकर मैं बोलूंगा पैराबोला का ग्राफ है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या सीख लिया, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन पहले ही सीख चुका था, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स, हाइपरबोला। अभी हम लोगों ने ये ग्राफ सीखा। अब हम लोग कुछ अलजेब्रा सीखते हैं। अलजेब्रा में सीखेंगे क्या, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। शायद आपने पढ़ा होगा 9th या 10th में। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये क्या होता है, मैं कुछ नंबर्स लिख रहा हूं, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, अब तो ऐसे ही पढ़ते पढ़ते a प्लस n-1 इंटू डी। ये सब मैंने नंबर लिखा। अब ध्यान से देखो तो 2 कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस कितना हो रहा है, d। टू कंसेक्यूटिव नंबर का डिफरेंस हो रहा है d, तो हम d को बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। यहां से क्या बोल सकते हैं d को, कॉमन डिफरेंस बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स। 2 कंसेक्यूटिव टर्म का बीच का डिफरेंस कितना है, d। इसी को बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अब यहां से ये देखो तो फर्स्ट टर्म मैं इसको बोल रहा हूं, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म के लिए 2, फोर्थ टर्म के लिए 3। जितना टर्म बोल रहे हैं उसमें d वाला में एक कम दिख रहे हैं, तो ये बन जाएगा nth टर्म में n-1d। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, ये मेरा nth टर्म है, क्या है, nth टर्म, tnth जिसको बोल सकते हैं, tnth
nth टर्म डायरेक्ट लिखता हूं मैं, कंफ्यूजन ना हो। nth टर्म इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वो फार्मूला से भी वैलिड हो रहा है। फर्स्ट टर्म के लिए n 1 रखो, 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 0, फर्स्ट टर्म a। सेकंड टर्म के लिए n 2, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, n टर्म, तो n नंबर ऑफ टर्म्स है। सेकंड के लिए 2 रखेंगे तो 2 माइनस 1 डी, यानी a प्लस डी, सेकंड टर्म a प्लस डी। तो ये इसको फुलफिल भी कर रहा है nth टर्म को, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म अप टू n टर्म। तो मेरा nth टर्म कितना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब यहां से इसका एक फार्मूला होता है, सबका समेशन लिखना चाहते हैं अगर हम, सबका समेशन लिखना चाहते हैं, सबका सम, जिसको बोलते हैं सम ऑफ n टर्म्स। तो वो क्या लिखते हैं, सम ऑफ n टर्म्स, n टर्म्स का सम कैसे लिखते हैं, n/2, जहां n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स। और यहां से बोल सकते हैं फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। ये n टर्म्स का सम होता है, n टर्म्स का सम है, तो n/2 नंबर ऑफ टर्म्स अपॉन 2, और ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, n/2। फर्स्ट टर्म कितना, a, और लास्ट टर्म मतलब n टर्म्स, क्योंकि n नंबर ऑफ टर्म्स है, तो लास्ट टर्म कितना है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको फार्मूला से कैसे अरेंज करते हैं, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला तुम याद रखना, सम ऑफ n टर्म्स। क्लियर है? तो अगर मैं कहूँ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू 100, इसका वैल्यू क्या होगा? तो अभी हम लोगों ने सीखा था नंबर ऑफ टर्म्स कितना, 1 2 3 अप टू 100। 100 टर्म है, n की जगह 100। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो यहां से कैसे लिख सकते हैं इसका सम, अभी मैंने सिखाया था, Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां से देखो तो n कितना है, 100 अपॉन 2, 2
इंटू ए का वैल्यू कितना 1 प्लस n कितना 100, अपने पास 100 टर्म है, 100 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू, कॉमन डिफरेंस कितना 1, यहां से क्या हो जाएगा 100/2, 100 माइनस 1 यहां से 2, यानी कितना हो जाएगा 101। यहां से क्या कर सकते हैं 100 इंटू 101/2। इसको दूसरे तरीके से भी लिखते हैं, इसके सम को, ये तो मेथड सिखाया ही, इसको नंबर ऑफ टर्म्स के टर्म में भी लिखते हैं, n के टर्म में, सिंपली n के टर्म में। तो सिंपली n के टर्म में कैसे लिखते हैं, n इंटू, अगर n टर्म्स रहे, अप टू, मैं जनरल बात कर रहा हूं, अप टू n टर्म्स, अभी तो 100 दिया था, n टर्म्स रहे, तो मैं इसको n टर्म्स के सम को कैसे लिख सकता हूं, n इंटू n प्लस 1/2, इसको बोलते हैं सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो मैं इसको लिख देता हूं हेडिंग में, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। फॉर्मूला से भी लिख सकते थे, जो भी लिखा था n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इससे भी सम लिख सकते हैं, या डायरेक्ट नेचुरल नंबर का सम लिखने का तरीका ये है, इस तरह से भी लिख सकते हो तुम, दोनों से एक ही चीज आएगा, तुम करके देख लो। अभी मैंने 100 का किया था, 100/2 इंटू 101, यहाँ से भी देख लो, अगर 100 टर्म्स है, 100 इंटू 100 प्लस 1/2, वही आ रहा है। तो नेचुरल नंबर के सम को तुम डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हो, या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम के तरीके से भी लिख सकते हो। तो नेचुरल नंबर का सम इस तरह से हम लोग लिखेंगे। अगर मैं तुम्हें ये कह दूं कि ये फार्मूला तुम्हें नहीं आता, अगर तुम्हें ये फार्मूला नहीं आता और मैं तुमसे पूछ देता कि इसका सम बताओ, तो एक आसान से इजी सा ट्रिक से तुम कैसे बता सकते हो बिना कोई फार्मूला यूज किए हुए, क्योंकि ऐसे तो जोड़ोगे नहीं, 2 + 1 3, 3 + 3 6 और 6 + 4, इस तरह से नहीं जोड़ना है, कोई शॉर्टकट मेथड, कोई ट्रिक लगाना है। अब मैं क्यों ये बता रहा हूं, क्योंकि फिजिक्स में जब एक प्रॉब्लम आता है, बीच में मिडिल ऑफ फिजिक्स जब पढ़ाया जाता है रोटेशनल मैकेनिक्स, तो वहां पर एक प्रॉब्लम आता है। अभी मैं जैसे जोड़ने का तरीका सिखाऊंगा, अगर वो तरीका आएगा तुम्हें जोड़ने का, तो तुम्हें उस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगी, इसलिए मैं ये सिखा रहा हूं। तो इसको मैं फार्मूला से नहीं, किसी ट्रिक से जोड़ना चाहता हूं। तो कैसे जोड़ूं मैं इसको, मैं फिर से लिख रहा हूं, 1 2 3 4 सबका सम अप टू 48 49 50 51 52 अप टू 100। देखो तो मैं यहाँ 0 कर देता हूं, 0 + 100 100, 99 + 1 100, 98 + 2 100, इसी तरीके से 48 + 52 100, 49 + 51 100, इसका बच गया। अब मैं कैसे देख सकता हूं कितना 100 बन रहा है, यहां से लेके यहां तक 100, 1 2 3 4 5 5 50 50 100 बन रहा, 1 2 3 4 5 500 के लिए 4, तो 50 100 के लिए 49, 50 100 बन रहा प्लस एक 50, देख लो
तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको 50 100 बन रहा है प्लस एक 50, यही टोटल सम है। इसको कॉमन कर लो, 50 100 प्लस 1, और इसको 50 को बोल सकते हो 100/2, और ये 101, यही तो आया था अभी। n इंटू n प्लस 1/2 से कहो, या 2a n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या तुम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के सम के फार्मूला से बोलो, या नेचुरल नंबर के सम के फार्मूला से बोलो, या अभी ट्रिक से बोलो, एक ही आंसर आएगा तुम्हें। अब मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब अप टू ए आर n माइनस 1। देखो तो कॉमन रेशियो दिस अपॉन दिस आर, दिस अपॉन दिस आर, दिस अपॉन दिस, कॉमन रेशियो आर। तो यहां मैं बोल सकता हूं आर क्या है, कॉमन रेशियो है ऑफ टू कंसेक्यूटिव, दो लगातार टर्म्स के बीच का कॉमन रेशियो है आर। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म के लिए 1, थर्ड टर्म के लिए 2, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म के लिए 2, फोर्थ टर्म के लिए 3, n टर्म के लिए n माइनस 1। तो ये nth टर्म है, nth टर्म। तो nth टर्म क्या है, a r n माइनस 1। पुट करो, फर्स्ट टर्म के लिए 1 करोगे तो r का पावर 0 1, यानी कि a। सेकंड टर्म के लिए 2, तो बन जाएगा ये 1 a r, सेटिस्फाई कर रहा है। nth टर्म तुम्हारा ये होगा। अब सबका समेशन लिखना चाहता हूं मैं। अगर सबका सम, तो सम क्या होगा सबका, सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth नहीं n टर्म, सम ऑफ n टर्म, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, n टर्म्स का सम, सारे का सम कितना आएगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखो तो फर्स्ट टर्म 1 माइनस कॉमन रेशियो का पावर n, नंबर ऑफ टर्म्स कितने, नंबर ऑफ टर्म्स n टर्म्स है। फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो का पावर n माइनस 1 माइनस कॉमन रेशियो, ये फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स का। फर्स्ट टर्म इंटू 1 माइनस कॉमन रेशियो का पावर n, जहां n नंबर ऑफ टर्म्स है, n क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, n टर्म्स है, और r कॉमन रेशियो। ये हुआ जनरल फार्मूला सम का। अब यहां से हम लोग क्या सीखेंगे, अगर कॉमन रेशियो, मैं पहले बात पूछता हूं, 1 का पावर 2, हाफ का पावर इन्फिनिटी कितना होगा, तुम सोच के बताओ। वीडियो को रोक देना, पॉज कर देना, फिर सोचना, फिर एक्सप्लेन बताना। मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं।
हाफ का 1/2 का पावर इन्फिनिटी मतलब 1 को इनफाइनाइट बार लिखो और 2 को भी इनफाइनाइट बार लिखो। 1 को इनफाइनाइट बार मल्टीप्लाई करोगे तो 1 ही मिलेगा और 2 को इनफाइनाइट बार मल्टीप्लाई करोगे तो इन्फिनिटी और 1/इन्फिनिटी 0। 1 से छोटा नंबर का पावर इन्फिनिटी करोगे, अगर मैं कह दूं r 0 से 1 के बीच है और r का पावर इन्फिनिटी कर दूं तो ये 0 के पास हो जाएगा। 0 नहीं बोलते, 0 के बहुत ही क्लोज। ये इक्वल टू भी नहीं लिखते, ये भी इक्वल नहीं होता। ये टेंड करेगा इन्फिनिटी को तो ये टेंड करेगा 0 को। तो अगर मैं r को 1 से कम कर दूं, ये बता रहा है कि 1 से कम है 0 से बड़ा है, 1 से कम क्वांटिटी का पावर इनफाइनाइट कर दो तो उसका वैल्यू कितना मिलेगा? 0। तो यहां मैं क्या कहना चाहता हूं, इफ कॉमन रेशियो इज कैसा हो, 0 से बड़ा हो 1 से छोटा हो, तो इनफाइनाइट नंबर का, n टर्म्स का नहीं, इसको तुम बोल सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो SN, n टर्म्स का सम ऑफ n टर्म्स। तो n के जगह इनफाइनाइट टर्म्स, मैं इनफाइनाइट टर्म का सम लिखना चाहता हूं, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, S सम इनफाइनाइट टर्म का। तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म 1 माइनस r का पावर इन्फिनिटी 1 माइनस r। ये देखो तो 1 से कम है कॉमन रेशियो, और इसका पावर इन्फिनिटी कर दूंगा तो ये क्वांटिटी हो जाएगा 0, अभी एक्सप्लेन किया हूं। तो कितना हो जाएगा a माइनस 1/r, इनफाइनाइट टर्म का सम a अपॉन 1 माइनस r, कॉमन रेशियो, फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो। कब होगा, जब इनफाइनाइट टर्म का सम लिखना हो और कॉमन रेशियो 1 से छोटा हो, तब इनफाइनाइट टर्म का सम ये लिखेंगे हम लोग। क्लियर हो गया फॉर्मूला? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मैंने सिखाया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सिखाया, एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन भी होता है। लेकिन फिजिक्स में अपने को हार्मोनिक प्रोग्रेशन की ऑलमोस्ट ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए मैं हार्मोनिक प्रोग्रेशन एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। अब मैं एक टर्म और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स। वन का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अप टू n का स्क्वायर क्या लिखते हैं? नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, ये फार्मूला होता है स्क्वायर के, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम का फार्मूला ये होता है। और मैंने नेचुरल नंबर का सम का फार्मूला क्या बताया था? n इंटू n प्लस 1/2, जो कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से भी ऐसा ही आता है, वैल्यू सेम आता है। तो डायरेक्ट तुम याद रखो कि नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला ये लिखते हैं, स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स का सम का फॉर्मूला ये लिखते हैं। बाकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन मैंने एक्सप्लेन किया है। आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कुछ और करेंगे। आज भी मैं कोई तुम्हें डीबीपी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए खास मिलेगा नहीं अपने को। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे हम लोग।